2 प्लस 3, अभाज्य संख्या है दोनों। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है 5, तो कितने हो गए 2 3 5 और 5 5 10। तो ये प्रथम 3 अभाज्य संख्या लिया हमने, तो ये अभाज्य संख्या लिया, प्रथम 3 अभाज्य संख्या का योग कितना आया 10। ये जो 10 होगा किसी ना किसी सम संख्या से कट जाएगा, जैसे 2 से 5 से कट सकती है। लेकिन अगर हम क्या करें 2 प्लस 3 प्लस 5, अगली अभाज्य संख्या 7, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब ये 17 जो आएगा ना कितने बार 1 2 3 4, यानी कि सम टाइम में सम है। तो जब हम सम संख्या में लेंगे तो उनका योग जो हमेशा आएगा ना वो विषम आएगा, और विषम आएगा तो यहाँ पर जो सम संख्या दी हुई 6 4 8 ये सब सम संख्या, तो इनमें से नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 13,986, तो कितने बार है सम बार है ना, तो इसीलिए क्या होगा ये इनमें से किसी से नहीं कटेगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलने वाला है क्लास 10th के चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए क्लास 10th चैप्टर 1 के वैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2026 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहे तो आपके 10 से 12 नंबर पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ कि प्रश्न नंबर 1 है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कौन है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 को क्या करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो जब 2 से 156 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78 दूनी 156। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 दूनी 78। फिर अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे 13 तिया 39। अब ये किससे होगा 13 से होगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या 13 एकम 3। अब आप देखिए 156 को किन किन नंबरों ने डिवाइड किया है 2 से, फिर हमने किससे किया 2 से, फिर 3 से किया, फिर 13 से किया। अब 2 कितनी बार है तो 2 2 बार है, इसलिए 2 का घात 2। 3 1 बार है, 3 का घात 1। 13 भी 1 बार है तो 13 का घात 1। तो ऊपर में जो ये है इसी को क्या कहते हैं घात कहते हैं। सवाल हमारा था कि 2 का घातांक, किसका घातांक 2 का, तो 2 जो है इसका घातांक कितना है 2 है, तो 2 का घातांक कितना है 2 है। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि √5 एक संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। चलिए पहले हम लोग किसको बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। परिमेय संख्या के लिए शर्त जो है सबसे पहले शर्त है कि वो P/Q के रूप का होना चाहिए। किस रूप का होना चाहिए P/Q के रूप का। और दूसरी शर्त क्या है कि जो P एवं Q जो है P एवं Q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि Q ≠ 0 होना चाहिए। और चौथी शर्त है P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनफल 1 के अतिरिक्त कोई नहीं। ये शर्तें होनी चाहिए परिमेय के लिए। और वैसे संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिनका पूर्ण वर्ग हो। जैसे रूट में संख्या 4 है तो इसका कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से रूट में 9 है तो कितना हो जाएगा 3। रूट 16 तो कितना हो जाएगा 4। रूट 25 तो ये कितना हो जाएगा इसका 5। ये सब के सब क्या है परिमेय। लेकिन अपरिमेय जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जैसे 2 इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट 3 इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट 5 इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसी तरीके से रूट 6 इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं है उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमारा क्या था रूट 5 एक संख्या है, तो रूट 5 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले इस अभाज्य संख्या के बारे में जानें। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिनका भाजक एक और खुद के अतिरिक्त कोई और नहीं हो, यानी उनको काटने वाला कोई और। जैसे थोड़ी देर समझ लीजिए 2 है, 2 को हम किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 2 से, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं। इसी तरीके से 3 के बारे में अगर जानेंगे तो 3 को 1 और 3 के अलावा भी किसी और से
विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से 5 के बारे में देखेंगे तो 5 को 1 और 5 के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से 7 1 और 7 के अतिरिक्त नहीं कर सकते हैं। 11 को 1 और 11 के अतिरिक्त किसी और नंबर से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन वहीं पर आप देखें क्या 4 है तो 4 को किन से विभाजित कर सकते हैं? 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से 6 को देखेंगे तो 1 से भी कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। ऐसे संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। तो यहाँ पर जो संख्या है वो क्या? 33, ये 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा। 39 1 3 13 से कटेगा, 39 से भी कटेगा। 38 को देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 19 से कटेगा, 38 से। लेकिन 31 को 1 और 31 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी 31 हो जाएगा। अगला सवाल 22/7 क्या है? तो 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखना है 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन वहीं पर क्या करते हैं? 22/7 किसका मान है? तो पाई का मान है ना। लेकिन पाई जो है ये क्या है? अपरिमेय है। इस बात को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी कि √12 को अगर हम परिमेयकरण करें तो वो कितना होगा? √3 √2 √6 या 2 √3। तो चलिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं। कैसे परिमेयकरण करेंगे? यानी कि इस √12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 4 तिया 12 होगी। अब ये देखिए ये 2 जो है ये जोड़ा में है, पेयर में है, इसलिए क्या करेगा? अपना इसका रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन 3 ये जोड़ा में नहीं है, इसलिए क्या रहेगा? ये रूट के अंदर में ही रहेगा। तो 2 √3 यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। यानी लसा और मसा सबसे पहले निकालना, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो 5 15 और 20 तो जब हम लोग लसा निकालेंगे तो कैसे लसा निकलेगा? 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 तिया 15 5 चौके 20 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, यानी कि लसा जो निकलेगा हमारा कितना निकल जाएगा? 60 निकलेगा। और अगर मौसा निकालेंगे तो मौसा कैसे निकलेगा? तो 5 ये 20 जो है 5 को 15 को और 20 को, इन सबको वैसे सबसे छोटी संख्या कौन है जो इन सबको काट दे? तो 5 एकम 5 5 तिया 15 5 चौके 20, 5 से कट रहा है सबके सब। तो इसका मतलब हमारा लसा और मौसा का अनुपात, लसा और मौसा का जो अनुपात है वो कितना है? 60 अनुपात कितना आया? 5। तो ये 5 से 5 कट गया कितनी बार में? एक बार में। ये 60 कट गया 5 से कितनी बार में? 12 बार में। तो 12:1 सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बोलते हैं और इसको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। देखिए 2 3 4 लिखता हूं मैं। 2 को कौन काट सकता है? 1 और 2। 3 को कौन काट सकता है? 1 और 3। 4 को कौन काट सकता है? 1 2 और 4। तो इस 4 को किसके? 1 और 4 के अलावा एक नंबर और है जो काट रहा है 2, इसलिए ये संख्या क्या है? भाज्य है। इसको यौगिक भी बोलेंगे और भाज्य भी बोलेंगे। लेकिन 3 और 1 2 जो है इन दोनों को 1 और खुद के अलावा कोई और नहीं काट रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो 4 दूनी 8, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 8। अगला सवाल है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? 6 से या 4 से या 8 से या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कह रहा है कि हम लोग 13,986 अभाज्य संख्या ले लें शुरुआत के और उनको हम उन सभी का योग कर लें तो वो किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 4 से कटेगा या 8 से कटेगा? बच्चों याद रखना जब भी हम अभाज्य संख्याओं का योग लेंगे, जैसे 2 + 3 अभाज्य संख्या है ना दोनों, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है? 5। तो कितने हो गए? 2 3 5 और 5 5 10।
तो ये प्रथम तीन अभाज्य संख्या लिया हमने, तो ये अभाज्य संख्या लिया, प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना आया 10। ये जो 10 होगा किसी न किसी सम संख्या से कट जाएगी, जैसे 2 से 5 से कट सकती है। लेकिन अगर हम क्या करें 2 + 3 + 5, अगली अभाज्य संख्या 7, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब ये 17 जो आया है ना, कितने बार 1 2 3 4, यानी कि सम टाइम में है, सम में है। तो जब हम सम संख्या में लेंगे तो उनका योग जो हमेशा आएगा ना वो विषम आएगा, और विषम आएगा तो यहाँ पर जो सम संख्या दी हुई 6 4 8 ये सब के सब सम संख्या है, तो इनमें से नहीं कटे। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 13,986, तो कितने बार है, सम बार है ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये इनमें से किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला सवाल है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 भी नहीं। तो चलिए अगला सवाल है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वो कौन है, 240 है या 1600 है, 2400 है या 36। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, 16 20 24, क्योंकि इनके एलसीएम से जो संख्या कट जाएगी वो क्या होगा, वो संख्या 16 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी और 24 से भी कट जाएगी। किससे कटेगी, क्या कहा मैंने बच्चों कि जो संख्या उनके एलसीएम से कट जाएगी वो संख्या उससे भी कट जाएगी, जो संख्या उनके एलसीएम से कट जाएगी वो संख्या उससे भी कट जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 16 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटा इसको 10 बार में, 2 से काटा इसको 12 बार में। अब कितना हो गया ये, फिर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6। कितना एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और गुना 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा ये 240। तो इनका एलसीएम कितना आया बच्चों, 240। तो अब आप ये सोचोगे अच्छा 240 से 240 कट गया तो सही जवाब यही हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा और ना ही 1600 होगा। क्यों, अब देखो सवाल क्या कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले 240 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 1600 पूर्ण वर्ग है, 1600 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 1600 को हम क्या करें, अगर 240 से भाग दे करके देखें तो क्या कट जाता है, तो 0 से ये 0 कट गया। अब क्या हुआ, हम लोग इसको काट देते हैं 8 से, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 20/3, तो ये तो कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 2400, तो 2400 को हम लोग क्या करेंगे, 240 से भाग देंगे तो ये 0 0 कट गया, 24 दाएं 240, तो बोलोगे यही जवाब हो जाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, कट तो गया लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचा कौन, 3600, 3600 ये पूर्ण वर्ग है किसका, 60 का, इसका 60 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 3600 होता है। और 3600 क्या हो जाएगा, 240 से कट भी जाएगा, एक बार काट करके देख लो, 3600 को जब 240 से काटेंगे तो 0 0 कट गया, और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार है, 15 में, कंप्लीट बार में कट गया। अब ये 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, समझ गए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 3600। तो चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय इनके महत्तम समापवर्तीय का 14 गुना है, तो इनके लौसौ और मौसौ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या होगी, क्या होगी, 40 होगी, 80 होगी या 120 होगी या 120 होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम करना क्या होगा हमें कि मान लेते हैं कि HCF, क्या माना HCF कितना है, x है, क्योंकि यहाँ कहा लघुत्तम समापवर्तीय जो है वो इनके महत्तम समापवर्तीय का 14 गुना है, इसीलिए HCF को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। तो LCM कितना हो जाएगा, कहा कि 14 गुना है तो कर दो 14 गुना है 14x। अब अगली बात उसने क्या कही कि इनके लौसौ और मौसौ का जोड़ 600 है, तो जोड़ देते हैं कि x + 14x बराबर कितना है, 600 है। अब x + 14x कितना x हो गया, 15x बराबर 600। अब 15 से काट दीजिए इसको, 15 चौके 60, 4 बार में, और ये 0 40, यानी x बराबर कितना हो गया 40। इस एतबार से हमारा HCF कितना हो गया, 40 हो गया, और LCM कितना हो गया, 14 गुना 40 बराबर कितना हो गया, 560। देखो जोड़ने पर कहा 600, तो 560 और 40 600 हो गया।
अब लेकिन आपको याद होगा कि आपने पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। हमें क्या एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम हमारा कितना आया 560 और एचसीएफ कितना आया है 40, और पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो इसीलिए यहाँ कर लिखेंगे दूसरे नंबर, और फर्स्ट नंबर दिया हुआ कितना 280, तो ये 0 से 0 कैंसिल और 28 दूनी 56, तो सेकंड नंबर दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 40 दूनी 80, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 80। अगली संख्या है, अगला सवाल है कि 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या करना है कि इनमें जो कॉमन है ना वही, जैसे इस वाले संख्या में 6 कॉमन है तो 6 लिख दीजिए, यानी कि 6 इसके पास भी है 6 इसके पास भी है तो 6 लिखिए। उसके बाद x पर पावर 4 इसके पास है, इसके पावर x पर एक ही है तो इसका मतलब x कॉमन है, y एक इसके पास है एक इसके पास है, इसका मतलब y कॉमन है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 6xy हो जाएगा। अगला सवाल है √10 गुना √15 बराबर है, कितना हो जाएगा 5√6 या 6√5 या √30 या √25। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं कितना होता है। √10 गुना √15, आप सबको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि रूट वाली संख्या आपस में गुना हो जाती है, तो हम लोग एक ही रूट के अंदर में इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 10 गुना 15। अब अच्छा 10 को लिख सकते हैं ऐसे कि 2 गुना कितना हो गया 5, क्योंकि 5 दूनी 10, और 15 को अगर करेंगे तो 5 दिया 15 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 क्या हो गया जोड़ा में हो गया, इसलिए ये रूट से बाहर निकाल देंगे। 3 और 2 का जोड़ा नहीं है इसलिए गुना करके इन दोनों को अंदर ही रहने देते हैं, 3 दूनी 6, तो सही जवाब हमारा क्या हो गया 5√6 यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है √64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो क्या 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे, तो 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं पता है, तो रूट वर्गमूल का मतलब क्या हो गया स्क्वायर रूट 64, और स्क्वायर रूट 64 बराबर कितना हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 8, और 64 का अगर घनमूल बोलेगा 64 का घनमूल, इसका मतलब क्या हो गया क्यूब रूट, यानी कि 3 जोड़ा रहेगा अंदर में तब जा करके, तो वो कितना हो जाएगा 64 का हो जाएगा 4। कैसे 64 को हम लोग लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 के 64, तो ये कितना हो गया 4। अब कहा कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए, तो 8 को भाग देंगे किससे 4 से, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो क्या करना होगा, ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे सिंपल आपको काम करना है, क्या एलसीएम निकाल लेना है कि 3 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा 2 बार में, फिर 8 कटेगा 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 3 कटेगा 1 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो कितना हो गया ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न में कौन है। आपको पता है अगर 2 संख्या है जिसमें पहली संख्या a दूसरी संख्या b है, तो पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का लौसा, उन दोनों का लौसा गुना मौसा बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा a गुना b। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो कैसे निकालना है। अभी मैंने बताया था कि जब भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो 64 का बोला है तो 64 को सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से, कितनी बार में कटेगा 32 दूनी 64, फिर 32 को काटेंगे 2 से कितनी बार में 16 बार में, फिर 16 को काटिए कितनी बार में 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 8 को काटेंगे किससे 2 से 4 बार में, फिर 4 को काटिए किससे 2 से 2 बार, तो कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6,
6 बार, इसका मतलब हो गया 64 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 पर पावर 6 बराबर कितना होता है, 64 होता है। तो 2 का घातांक कितना है, 6 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 17 है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या निकालना है। तो आप रूट 11 को जब देखेंगे, रूट 11 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा कितना, 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या कहा, इन दोनों के बीच का होना चाहिए। और ये 2 अंडर रूट 2.25 ये तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, इसीलिए ये नहीं होगा। ये इसका कितना हो जाएगा, ये 25 पंचे 125, यानी कि 5 रूट 5, ये भी बड़ी हो गई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रूट 5, क्योंकि इसका निकलेगा 2 कुछ, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 5। तो चलिए अगला सवाल है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, कि संख्या रेखा जो ये संख्या रेखा है जहाँ पर हम लोग ये 0 रखते हैं, यहाँ पर 1 है 2 है, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्फिनिट तक। इसी तरीके से इधर रखते हैं -1 -2, इधर माइनस इन्फिनिट तक। ये क्या है, संख्या रेखा। तो इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या रहती है उस संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या को, यानी एक प्राकृतिक संख्या, या एक परिमेय संख्या, या एक अपरिमेय संख्या। याद रखना है, संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है वो किसको, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसको कहेंगे, कि यानी कि ऐसा जोड़ा 2 नंबरों का जिनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो। जैसे 14 और 35 को देखिए, 14 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 करेगा, 2 करेगा, 7 करेगा और 14 करेगा। 35 को देखिएगा तो 35 को कौन करेगा, 35 को 1 से विभाजित होगा, फिर 5 से होगा, 7 से होगा, 35 से होगा। तो इसमें क्या 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, साथ साथ ये 7 से भी विभाजित हो रहा है, तो 1 के अतिरिक्त दूसरी संख्या है। इसी तरीके से और नंबर को भी चेक कर लेंगे। 18 को चेक करते हैं, 18 25, तो क्या हो जाएगा, 18 को विभाजित कौन करेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 3 के बाद 6 से, 6 के बाद 9 से, 9 के बाद 18 से विभाजित होगा। 25 को जब विभाजित करके देखेंगे, ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा और 25। इन दोनों जोड़ा में जब देखेंगे हम लोग, 1 और 1 के अतिरिक्त और किसी से विभाजित ही नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही अभाज्य सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या मैंने बताया था, जो अभाज्य नहीं है वो यौगिक, या ये कह सकते हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड एक के एक और खुद के अतिरिक्त कोई और भी हो। जैसे क्या होगा, 11 1 और 11 के अलावा किसी से और नहीं कटेगा। 31 को देखेंगे तो 1 और 31 के अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। 41 को देखें तो ये 1 और 41 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन जब 21 को देखेंगे, ये किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 7 21, उसके बाद 7 से कट जाएगा, उसके बाद 21 से। तो 1 और 21 के अलावा ये 7 और 3 से भी कट रहा है, इसलिए सही जवाब 21 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। शांत और अशांत के लिए आपको फॉर्मूला जानना है कि जब डिनोमिनेटर में है, सपोज डेट कोई संख्या है P/Q, तो हमें क्या करना है कि P/ नीचे जो Q है ये किस रूप का होना चाहिए, 2 पर पावर m या P/5 पर पावर n, या फिर P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n। इसके रूप का अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत रहेगा। क्या रहेगा, शांत रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी रहेगा वो अशांत रहेगा। जैसे 50 को देखें तो 50 क्या है, 2 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 दूनी 50, तो ये 2 और 5 के रूप का है। और उसी तरीके से 1600 को देखेंगे तो ये भी 2 के रूप का होगा, 2 और 5 के रूप का होगा, क्योंकि 16 को जब हम लोग काटेंगे 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार में। फिर कितना हो जाएगा, ये 100 है तो 100 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5। 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25, 25 25, हाँ 625, फिर इनको लिखेंगे। लेकिन 243 ये क्या होगा, इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगली संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती से संख्या को, और गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी।
अगला सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक कहा, तो चलो बच्चों चेक करते हैं। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, तो क्या जैसे इसको चेक करते हैं 6q। तो जब हम लोग क्या करेंगे q बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6। ये कौन सी संख्या, सम या विषम, तो सम। और q के जगह पर 2 लेंगे तो 6 दूनी 12, ये भी क्या है सम। 3 लेंगे तो q के जगह पर 6 3 18, ये भी सम। अगर इस वाले को देखें तो 6q प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 1 प्लस 2, तो 6 एकम 6 2 8। अगर q की जगह पर 2 लें तो 6 दूनी 12 और प्लस 2 कितना हो गया 14, ये भी क्या आ रहा है सम आ रहा है। लेकिन देखेंगे क्या जब प्लस 1 करेंगे ना तो वो विषम हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा 6q प्लस 1। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको चुनना है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या 29 है या 25 है या 16 है या 15 है। 25 को देखेंगे तो ये 1 और 25 के अलावा 5 से कट जाएगा। 16 को देखेंगे 1 और 16 के अलावा 2 और 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। 15 को देखेंगे तो 1 और 15 के अलावा 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। लेकिन 29 1 और 29 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या क्या है 29। अगला प्रश्न है 45 तथा 60 का महोत्सव क्या है। तो 45 और 60 का महोत्सव, चलो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप फॉर्मूला से निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर a कितना होगा हमारा 60 होगा, जो बड़ी संख्या होती है वो a होता है, बराबर b जो छोटी संख्या है वो b है। 45 है तो 45 प्लस आर, तो कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे। अब 45 को यहाँ लेते आएंगे 45, अब भाग देंगे किससे 15 से, तो 15 3 45, आर बराबर 0। तो अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक जो है वो 15 है। अंतिम भाजक बराबर कितना है 15 है, और अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है महोत्सव कहलाता है। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है महोत्सव। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 15। तो चलो बच्चों आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे और भी सवाल आते हैं जो फिर अगले हम लोग वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लें।